मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट टॉपिक विल बी सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था कि हम एक फायर एक्सटिंग्विशर जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। हम लोगों ने बेकिंग सोडा की एप्लीकेशन पढ़ी थी। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा, आप लोगों को पता है। अब बेकिंग सोडा की जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हमारे पास एक सॉल्ट बनता है, सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि ये गैस है तो हम यहाँ पे एरो लगा सकते हैं। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है और हमने अभी भी ये चीज पढ़ी है कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करती है? बर्निंग कैंडल को भी ब्लो ऑफ कर देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल आपको नहीं करना, आपको बिल्कुल बेसिक सा करना है। एक बोतल टाइप होता है, नोब टाइप सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आपके सिलेबस में है, जो NCERT में मेंशन है, वो बोतल टाइप सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है। सपोज मेरे पास ये एक बोतल है, क्लियर? दिस इज अ बोतल, डन, सिलेंड्रिकल इन शेप, डन। इस बोतल के अंदर क्या किया जाएगा? इस बोतल के अंदर हैंग की जाएगी एक टेस्ट ट्यूब। दिस इज अ स्मॉल ट्यूब जिसको हमने हैंग कर दिया इस बोतल के अंदर। कॉन्सेप्ट समझना, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। और इस बोतल के अंदर हमने फिल कर दिया H2SO4। दिस इज H2SO4, डन। अब इस बोतल को हमने कंप्लीटली फिल कर दिया, इस बोतल को हमने कंप्लीटली फिल कर दिया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से। सो दिस इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो हम यहां पे लिख देते हैं दिस इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को किस में मिला रखा है? वाटर के साथ। तो NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर के साथ मिला हुआ। आप घर पे भी ये कर सकते हो, लेकिन आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, और मेरे हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप एक्सपेरिमेंट घर पे ना करो। लेबोरेटरीज में आप कर सकते हो, स्कूल लैब में आपको करवाया जाएगा, तो वहां पे आप कर सकते हो। क्लियर? ये बोतल में हमने क्या किया, यहाँ पे भर रखा हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। दिस इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अब यहां से क्या जाएगी? एक पाइप जाएगी इस नोब के थ्रू, ये पाइप जाएगी बाहर की तरफ, डन। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन आपके पास तैयार होगी सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की। देखो होगा क्या, जैसे ही कोई फायर एक्सीडेंट आपको लग रहा है हो रहा है, सपोज यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हुई, फायर वाली सिचुएशन हुई, सपोज यहाँ पे फायर वाली सिचुएशन हुई, और आपको इस फायर को क्या करना है? एक्सटिंग्विश करना है। तो एक्सटिंग्विश करने को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो होगा क्या, इस बोतल को हम क्या करेंगे? इस बोतल को हम टिल्ट करेंगे। बेटा, जैसे ही हम इस बोतल को टिल्ट करेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिल जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा NaHCO3 सॉल्यूशन के साथ। जैसे ही मैंने इस बोतल को टिल्ट किया, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा इस NaHCO3 सॉल्यूशन के साथ, एंड व्हाट आई विल गेट एज अ प्रोडक्ट? आई विल गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बाहर निकलेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस CO2 विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहां से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस CO2 विल एक्सटिंग्विश द फायर। ये क्या कर देगी? फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी। तो यही आपका बेसिक प्रिंसिपल रहता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का। अगर पेपर में पूछे कि रिएक्शन कौन सी होगी, सो NaHCO3 रिएक्ट किससे कर गया? H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट में आपके पास एक सॉल्ट बन गया जिसको सोडियम सल्फेट बोल दिया, साथ में वाटर तो बाई प्रोडक्ट बनेगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस रिलीज होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द फायर एक्सटिंग्विश, डन। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि इस तरीके से सोडा फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। मैंने जो आपको कल जूम क्लास में समझाया था वो भी इसी से रिलेटेड था, बट उसमें नोब क्या करती है? अंदर पड़े ग्लास को तोड़ देती है। तो हमने यहाँ तोड़ नहीं रहे, हम इसको टिल्ट कर रहे हैं। जैसे हम इसको टिल्ट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लैब में करवाया भी जाएगा, क्लियर? तो जैसे आप इसको टिल्ट करोगे, यहाँ से लार्ज अमाउंट की CO2 निकलेगी, एंड दिस CO2 विल ब्लो ऑफ द फायर। इज दैट क्लियर? तो बेटा, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से सोल्ट किए? NaCl वी हैव डन, क्लियर? हमने बेकिंग सोडा कर लिया, हमने बेकिंग पाउडर कर लिया, और उसके बाद हमने
NaOH भी कर लिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर याद हो। क्लियर। कल की वीडियो लेक्चर जो थी उसमें मैंने आपको कुछ सोल्ट्स करवाए थे, जिसमें मैंने आपको वॉशिंग सोडा भी करवा दिया था। वॉशिंग सोडा का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप कर चुके हो, तो उस वीडियो लेक्चर में आपने अच्छे तरीके से वॉशिंग सोडा भी समझ लिया। अब बेटा उसी वीडियो लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो आपको एक चीज याद रखनी है, CaOCl2 हमारे पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर बेटा, CaOCl2 क्या होता है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का रोल क्या है, सपोज मेरे पास कोई क्लोथ है, मैंने आपको शायद बताई भी है ये बात, सपोज मेरे पास कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई कपड़ा आया आपके पास और उस कपड़े का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर है जो आपको नहीं चाहिए। सपोज ये जो क्लोथ है, ये क्लोथ कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, लेकिन मुझे इस ब्लू कलर से इसको चेंज करना, मुझे रेड कलर करना है। क्या मैं इसके ऊपर अगर रेड कलर फेरूंगा क्या रेड कलर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कपड़े को, मुझे इस क्लोथ को क्या करना पड़ेगा, डी कलराइज करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, व्हाइट बनाना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी कलराइजेशन। तो डी कलराइज का ही दूसरा नेम क्या है, ब्लीच। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ब्लीच करवा दूंगा। जो डाई करते हैं, कपड़े वगैरह डाई करते हैं, वो ब्लीच की हेल्प से करते हैं। तो ये कपड़ा पहले कैसा हो गया, व्हाइट। अब व्हाइट होने के बाद इसको आप किसी भी कलर में क्या कर सकते हो, किसी भी कलर में इसको डाई इजीली कर सकते हो। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, CBSE ने भी एक बार पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 के साथ क्यों यूज किया जाता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज किया जाता है, क्यों बेटा। उसका सिंपल सा रीजन क्या है, CaOCl2 में हमें निकालने हैं क्लोरीन। असली जो कलर को डीकलराइज करने का काम करता है वो क्लोरीन करती है। तो जब हमें क्लोरीन सेपरेट आउट करनी है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और साथ में एक्टिव क्लोरीन गैस निकलेगी। और ये जो एक्टिव क्लोरीन गैस होगी ये मेनली किसकी तरह एक्ट करेगी, ये एक्ट करेगी किसकी तरह, एज अ डीकलराइजर। तो मेनली जो डीकलराइज करने का काम करती है वो क्लोरीन करती है। अब कहीं कहेंगे कि सर क्लोरीन क्यों नहीं यूज कर सकते, बेटा खाली क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरीन थोड़ा अनस्टेबल होता है और यहां से जो क्लोरीन निकलेगी दैट वुड बी हाईली एक्टिव। पाउडर को H2SO4 के साथ क्यों यूज किया जाता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज किया जाता है, क्यों बेटा। उसका सिंपल सा रीजन क्या है, CaOCl2 में हमें निकालने हैं क्लोरीन। असली जो कलर को डीकलराइज करने का काम करता है वो क्लोरीन करती है। तो जब हमें क्लोरीन सेपरेट आउट करनी है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और साथ में एक्टिव क्लोरीन गैस निकलेगी। और ये जो एक्टिव क्लोरीन गैस होगी ये मेनली किसकी तरह एक्ट करेगी, ये एक्ट करेगी किसकी तरह, एज अ डीकलराइजर। तो मेनली जो डीकलराइज करने का काम करती है वो क्लोरीन करती है। अब कहीं कहेंगे कि सर क्लोरीन क्यों नहीं यूज कर सकते, बेटा खाली क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरीन थोड़ा अनस्टेबल होता है और यहां से जो क्लोरीन निकलेगी दैट वुड बी हाईली एक्टिव कि वो इसको डीकलराइज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 के साथ क्यों रिएक्ट करवाया जाता है। इज दैट क्लियर। अब कल की क्लास में आपको एक और सॉल्ट मैंने करवाया था वीडियो लेक्चर में, जूम क्लास पे मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। अभी तक हमने NaCl पढ़ा, NaOH पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, बेकिंग पाउडर पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो जो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया तो वो भी साथ साथ आप कंटिन्यू कर लेना। अब नेक्स्ट आपके पास जो आएगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जिप्सम एंड पीओपी। जिप्सम और पीओपी का कॉन्सेप्ट बेटा एक बार ध्यान से आप लोग देख लो। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब आप कहोगे कि सर 2H2O का मतलब क्या है, डॉट लगा के जब भी हम कोई सॉल्ट के साथ वाटर लिखते हैं उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कल की वीडियो लेक्चर में भी आपने समझा था, इसको मैं डिटेल में जूम क्लास में आपको 3D स्ट्रक्चर से समझाऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अभी के लिए समझ लो, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। बेटा जिप्सम का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। CaSO4.2H2O को था, इसको मैं डिटेल में जूम क्लास में आपको 3D स्ट्रक्चर से समझाऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अभी के लिए समझ लो, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। बेटा जिप्सम का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। CaSO4.2H2O को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा, कई जगह 373 केल्विन भी लिखा है, तो टेंशन नहीं लेनी, एक ही बात होती है, पता ना 273 ऐड करते हैं 100 में। अब CaSO4.2H2O को हीट किया एग्जैक्ट इतने टेम्परेचर पे, तो CaSO4.12H2O बन गया और साथ में क्या निकल के आया हमारे पास, 1.5 मॉलिक्यूल, 3/2 मॉलिक्यूल वाटर का सेपरेट हो गया। तो ये मेरे पास जो बन के आएगा इसको मैंने नाम दे दिया POP। ये क्या था, जिप्सम,
ये क्या था, पीओपी। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके पास तो फ्रेम आउट हो जाएगा कि व्हाट इज जिप्सम, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीओपी। तो जिप्सम का फॉर्मूला पता चल गया, CaSO4.2H2O, और आपके पास पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता चल गया, CaSO4.12H2। अब अगर पेपर में पूछा जाए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आपको जून क्लास में मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च आउट करना चाहो, खुद से अपने भी आप पे सर्च आउट करना, देखते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। बहुत एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसके पीछे, तो मैं देखता हूं कि आप में से कौन इसको सर्च आउट करता है। क्लियर। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा, व्हाट हैपन व्हेन दिस जिप्सम इज हीटेड अबव 373 केल्विन। अगर मैंने इस CaSO4.2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, CaSO4+2H2O। तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और इसको बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। जैसे आपने देखा होगा ना, घर में कई बार सब्जी जल जाती है तो अलग सा एक फ्रेग्रेंस अरोमा आता है, तो डेड बर्न्ड प्लास्टर भी उसी तरीके से बनता है, जब ज्यादा जला दोगे तो डेड बर्न्ड प्लास्टर बनता है। तो ये कुछ CBSE के क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। गुड लक।